हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है, यानी कि समास आज हम देखेंगे, जो आपके विषय हिंदी यानी कि पाठ्यक्रम पर आधारित है। और इसका यूनिट 3 आप देख सकते हो, उसमें आपको समास दिया गया होगा। तो समास से रिलेटेड आज की पूरी क्लास होने वाली है, तो क्लास में अंत तक बने रहिए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समास क्या है। तो इसकी परिभाषा है, समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। यानी कि कोई भी दो शब्द हैं, उनके परस्पर अर्थ और उनका जो स्वरूप है, अर्थ है, वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, स्वतंत्र हैं वो अपनी अलग अलग अपनी अपनी जगह, लेकिन फिर भी अगर उनको एक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द हैं, ठीक है, दो या दो से, लेकिन वो किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं मिलके, तो उसे हम समास कहते हैं। और समास विग्रह इसी तरह से समास विग्रह सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, विभक्ति सहित यानी कि जैसे को, पर, के लिए, ठीक है, इस तरह से, तो ये विभक्ति शब्द हो गए। इनके साथ पृथक करके जो स्पष्ट संबंध बनाते हैं वो से समास रचना से पूर्ण रूप से विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समास प्रक्रिया की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं समास में पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। तो समास रचना में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों के समास से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे राष्ट्र प्लस पति, तो राष्ट्र पूर्व पद है और पति उत्तर पद है, जो मिलकर बनाता है राष्ट्रपति। तो ये हमारा क्या बन गया, समस्त पद यानी सामासिक पद बन गया राष्ट्रपति। तो ये एक एग्जाम्पल से हमने समझा। अब देखते हैं समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। ठीक है, समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, जब समास जुड़ते हैं, जब समास के माध्यम से दो शब्द जुड़ते हैं या उनका मेल होता है, तो विभक्ति पद चिन्ह जो होते हैं वो लोप हो जाता है उनका। समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद, और कभी कभी कोई अन्य पद भी प्रधान हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद भी प्रधान होते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहला पद या दूसरा पद या कभी कभी कोई अन्य पद ही जो है वो प्रधान हो जाएगा, या फिर दोनों पद, पहला और दूसरा, उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान होंगे। अब देखते हैं समास के कुल भेद। तो समास के कुल भेद हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, जिनके नाम आपने पहले सुने होंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भव समास। ठीक है, तो ये हमारे 6 भेद हो गए समास के। अब देखते हैं इनका डिटेल। तो सबसे पहला समास आता है तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, समस्त पद बनाते समय पदों के विभक्ति चिन्हों को लुप्त किया जाता है। इस समास की दो प्रकार से रचना होती है। तो पहला है संज्ञा प्रस संज्ञा या विशेषण। जैसे युद्ध का क्षेत्र, तो मिलके क्या बनेगा, युद्ध क्षेत्र। दूसरा है दान में वीर, यानी कि दानवीर। तो पहला जो पद है वो युद्ध मतलब यानी कि युद्ध हो गया, दान हो गया, वो संज्ञा है, और दूसरा जो है वो विशेषण है। फिर अगला है जो संज्ञा प्लस क्रिया। जो दो प्रकार से समास की रचना है वो देखते हैं, वो क्या है, संज्ञा प्लस क्रिया। तो शरण में आगत यानी कि शरणागत, शरण में आया हुआ। ठीक है, ऐसे ही स्वर्ग को गमन यानी स्वर्गगमन। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा प्लस क्रिया, ये भी एक तत्पुरुष समास के जो दो प्रकार से रचना हुई है वो हमने यहाँ पे स्पष्ट किया। अब देखते हैं कि कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अब विभक्ति कारक चिन्ह आपने पढ़े ही होंगे, तो उनकी दृष्टि से तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं।
पहला है कर्म तत्पुरुष, यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को। तो सिद्धि प्राप्त, जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, सिद्धि प्राप्त यानी सिद्धि को प्राप्त। फिर है नगरगत, यानी नगर को गत। यहाँ पे कौन सा समास आएगा, कर्म तत्पुरुष। अब दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसमें जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो यहाँ पे हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखित, या तुलसी रचित या तुलसी के द्वारा रचित। तो यहाँ पे से और के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है वहां करण तत्पुरुष आएगा। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, अब से और के लिए यहाँ पे दो दो आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे करण तत्पुरुष है के द्वारा और यहाँ पे के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होना, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए है। फिर रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर। जेब खर्च, यानी जेब के लिए खर्च। ठीक है, अब चौथा आता है अपादान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है अलग होने का भाव। अपादान यानी कि अलग होने का भाव से। ठीक है, विभक्ति चिन्ह आ गया से। तो पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से अलग हो गया। फिर है देश निकाला, देश से निकाला, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष आएगा। ठीक है, अगला आता है संबंध तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष में जैसे किसी से संबंध हो तो उसका पुत्र या उसकी दौड़, जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। घुड़दौड़, तो घोड़ों की दौड़। इस तरह से का, की, के से जुड़े जो शब्द मिलेंगे वो संबंध तत्पुरुष होंगे। छठवा आता है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है मैं या पर। ठीक है, में होगा, पर होगा, जैसे आप बीती, तो आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। विश्व प्रसिद्ध, तो विश्व में प्रसिद्ध, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। यद्यपि तत्पुरुष समास के अधिकांश विग्रहों में कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है, परंतु तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनके विग्रहों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत में इस भेद को नंज तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा समस्त पद और समास विग्रह, जैसे असभ्य, तो यहाँ पे ना सभ्य यानी कि जो सभ्य नहीं है। फिर है अनंत, ना अनंत, अनादि, ना अनादि, असंभव और ना असंभव। तो यहाँ पे संस्कृत में जो भेद है उसे क्या बोलेंगे, नंज तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर आता है दूसरा समास हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। याद रखना, विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद गौड़ से मतलब है पूर्व पद का कम महत्व होगा और उत्तर पद जो है वो प्रधान माना जाएगा। ठीक है, तो अब समस्त पद यहाँ पे दिए गए, उदाहरण देखते हैं। चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के जैसा मुख। मुख की तुलना, यानी मुख जो हमारा है वो उत्तर पद है और प्रधान है, तो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र से। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। नील कमल, नीला कमल। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये उदाहरण हो गए किसके, कर्मधारय समास के, यानी कि किसी पद की तुलना, किसी की तुलना किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी दुर्लभ वस्तु से करी जाए, वहां पे कर्मधारय समास होगा। फिर अगला देखते हैं हमारा चौथा तीसरा द्विगु समास। द्विगु समास है हमारा, यह कर्मधारय समास का उपभेद होता है। ठीक है, इस समास का जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक विशेषण होगा और समस्त पद किसी समूह को बोध कराता होगा। ठीक है, तो पहला पद जो संख्यावाचक होगा वो क्या होगा, हमारे संख्यावाचक जहाँ पे आपको दिखे वो समझ लेना द्विगु समास से संबंधित है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। तो यहाँ पे नवग्रह आपके उदाहरण दिए गए, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रि का समूह।
फिर चौथा आता है द्वंद्व समास। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ युग्म या जोड़ा। ठीक है, तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं एक दूसरे के विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तथा विग्रह करने पर योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह आप समझते होंगे, डैश वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा और का प्रयोग समान प्रकृति के पदों के मध्य तथा या का प्रयोग विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य किया जाता है। तो डैश के अलावा और या का प्रयोग भी किया जाता है द्वंद्व समास में। उदाहरण है हमारा माता पिता, माता और पिता समान प्रकृति हुई। गाय भैंस, तो गाय और भैंस समान प्रकृति। धर्मा धर्म, धर्मा धर्म यानी कि धर्म या अधर्म विपरीत प्रकृति के हुए यहाँ पे। फिर है सुरासुर, सुर या असुर। तो और या से जो शब्द जुड़े हुए हैं वो द्वंद्व समास के आपके उदाहरण हो जाएंगे। फिर होता है द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, अब देखते हैं, इनको याद रखिए नाम को कि द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं, बस इतना याद रखना है। पांचवा आता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दोनों पद प्रधान ना होते हुए किसी अन्य पद की तरफ या अन्य प्रधान शब्द की तरफ वो इशारा करे, वो बहुव्रीहि समास होगा। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे दशानन। तो दशानन यानी कि 10 हैं जिसके आनन, आनन यानी मुख, अर्थात किसको कहा जा रहा है? रावण। फिर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि नयन, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर वस्त्र को कहते हैं जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश जी। तो इस तरह से जहाँ पे हमारे उदाहरण स्पष्ट करते हैं बहुव्रीहि समास को, यानी कि जो भी नाम है लंबोदर है वो किसी खुद प्रधान ना हो कि किसी अन्य शब्द की तरह इशारा करते हैं, वो प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी आपको उदाहरण दे रखे हैं। एक दंत, एक दांत हैं जिनके गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिनके शिव। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ठीक है, वो भगवान शिव। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष पक्षी या जानवर के संदर्भ में बहुव्रीहि समास माना जाएगा, ये आपका नोट है। तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष पक्षी, जानवर के संदर्भ में बहुव्रीहि समास को हम प्राथमिकता देंगे। अब छठवां और आखिरी समास आता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या है? इस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है। जैसे यथा मति, तो मति के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक, इनमें यथा और या आ अव्यय हैं। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है या फिर उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा आ, यथा, इस तरह से शब्द जुड़े हों, तो वो हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण से समझते, आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो यहाँ पे आपका क्या है, इनका जो है पदों का बार बार दोहराव हो रहा है। फिर है रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। निसंदेह, संदेह के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आमरण, मरण तक। खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली। फिर देखते हैं अव्ययी समास, जो अव्ययी भाव समास है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो अव्ययी भाव समास में तीन प्रकार के पद आते हैं। उपसर्गों से बने पद, जिनमें उपसर्ग जुड़े हों। ठीक है, इनका पहचान कैसे करना है, यहाँ पे इसकी भी ट्रिक है कि आपको उपसर्ग से बने पद हैं जो, उनकी पहचान करके भी आप अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत। निर्दोष, यहाँ पे निर लगा है। यहाँ पे प्रति में, प्रतिदिन में प्रति लगा है। बेघर,
बे लगा है, लावारिस में ला लगा, यथाशक्ति में यथा लगा। तो जहाँ पे उपसर्ग आपको दिखे वहां पे समझ लेना अव्ययी भाव समास आएगा। दूसरा हमारे क्या है याद रखने के लिए, यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब जैसे घर घर, घर के बाद घर, नगर नगर, नगर के बाद नगर, रोज रोज, हर रोज। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक ये हो गई। तीसरी है, एक जैसे दो शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आए। ठीक है, बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन हो एक ही जैसे दो शब्दों के, जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बागो बाग, बाग ही बाग में। तो यहाँ पे एक ही शब्द है पर उनमें कोई संधि ना होकर, संधि नियम ना होकर मात्राएं, ठीक है, या व्यंजन के माध्यम से वो जुड़ा हो। तो ये तीन आपकी ट्रिक हो गई हैं अव्ययी भाव समास को पहचान करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 6 समास जो हैं वो खत्म होते हैं। समास आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।